हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एनएलएम की स्टोरी। तो एनएलएम में क्या स्टोरी हुई कि भैया जो टीचर था और जो स्टूडेंट था, स्टूडेंट ने कहा कि भैया मेरा ना ये स्टूडेंट है, इसकी मतलब चोटी निकल रही है। नहीं भाई, लड़की समझ लेंगे लोग, ये लड़का ही है भाई। लड़का जो है वो ओबरॉय खानदान से हो और उसने जो है चोटी कर रखी है। और टीचर एकदम हमारा एकदम फ्लैक्स मारते हुए यहाँ पर, बड़ा सा पेट नहीं भाई, छोटा पेट होना चाहिए, पर ठीक है भाई, अगर ये सरकारी स्कूल में है, तो ऐसा ही पेट होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि जो बच्चा है वो एनएलएम की स्टोरी मांगता है कि भैया मेरे को ना चैप्टर समझा दो एनएलएम वाला। मेरे को ना, मैं खूब पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को यही समझ नहीं आया कि भैया न्यूटन के ये 3 लॉ अप्लाई कहाँ हो रहे हैं। आए कैसे ही न्यूटन के 3 लॉ, ये मतलब कुछ समझ नहीं आता। आप कहते हो भैया इस पहले न्यूटन पहला लॉ कहता है कि भैया मतलब वही कि भैया रेस्ट पे तो रेस्ट भी है, मोशन में क्यों भाई, क्यों रटूं मैं इसे। तो उसने कहा भाई देख, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तेरे को ना गलत तरीके से पढ़ाया गया है। अब सही तरीका क्या है, सही तरीका मैं बताता हूँ ना। बताओ भाई। तो देखो, एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डेफिनेशन में ये दोनों लॉ आ जाएंगे, पहले और दूसरे। मैं समझाता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने ये समझना है पहले। एक्सेलरेशन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है एक तरह से। मतलब यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई पहले से इनिशियल वेलोसिटी मान के चल लो, मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे 1 मीटर पर सेकेंड हमने पहले से ही ले रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, दो तरीके हैं समझने के। आप अगर इस 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, या तो ऐसे बोल लो, या फिर मैंने इसको फोर्स लगाया, यानी मैंने इस बॉडी के साथ, इस बॉल के साथ इंटरेक्शन किया। अब इंटरेक्शन के चक्कर में क्या हुआ, इस पर जो है एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन कितना आया, मान के चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये मैं बता दूं, मैं नमो सर से पढ़ा था। तो नमो सर ने जब मेरे को पढ़ाया था ना ये वाली चीज, तब मेरे को मतलब दिमाग फट गया था। मैंने कहा यार, क्योंकि नमो सर जो है, नमो सर हो गए हमारे, जयंत सर हो गए, अगर आप पढ़ते हो उनसे, JE1 जो टीम है। मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखो मानूंगा कि मैं जो फिजिक्स जो वो पढ़ाते थे, वो मेरे को मतलब तगड़ी लेवल, जयंत सर और फिजिक्स वाले नमो सर जो है, और उनका फिजिक्स वाले नमो सर का तो आईक्यू भाई, नमो सर का आईक्यू मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जयंत सर का जो वो है ना, ऑरा, ऑरा भाई वो अलग ही लेवल का था। वैसे मैथ्स और उनके बारे में जब मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तब आपको, और जो दो टीचर्स हैं समीर सर और वो मैम का नाम क्या था, पूर्णिमा मैम, उनका जो है, अगर आपको जैसे जब मैथ्स पढ़ाऊंगा ना उनके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो ट्रिक है वो आप सर ने बताई थी कि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी कि बढ़ जाएगी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो घट जाएगी। अब मैं हमेशा बढ़ी हुई वेलोसिटी मानता हूँ, क्योंकि जैसे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इधर लग रही होगी, इधर बढ़ेगी ना। और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आप इसको उल्टा कर दो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव साइन हम डायरेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है भैया, यानी कि अगर मैं t = 1 सेकंड पर देखूं और इसको मिटा दूं, अ, इसको मिटा दूं, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि t = 1 सेकंड पर यहाँ पर वेलोसिटी आ गई होगी 1 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, √2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। नहीं, √2 नहीं होगी, 90 डिग्री पे नहीं है भाई, 90 डिग्री पे नहीं है, √2 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, लेकिन जीरो और टू के बीच में होगी हमेशा। 0 और 2 क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है, v1 + v2 से। यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड यहीं पर होता, 1 मीटर पर सेकेंड यहीं पर होता, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाती। और मिनिमम वेलोसिटी कब होती है, जब एक वेलोसिटी इधर लग रही हो और दूसरी वेलोसिटी इधर लग रही हो।
तो मिनिमम कितनी आती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम इससे रेंज पता कर सकते हैं कि भैया v1 जो नेट वेलोसिटी वो किस रेंज में आएगी। ठीक है भैया, अब ये तो बताओ एक्सेलरेशन में आप खो गए फालतू में। तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेलोसिटी डिसाइड करती है ट्रिजेक्ट्री को। अब यहाँ पर क्या होगा, हम जा तो ऐसे रहे थे, हमारी ट्रिजेक्ट्री ऐसे होने वाली थी, लेकिन एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पर इसको वेलोसिटी मिली और नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, यानी ट्रिजेक्ट्री कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, ठीक है सर। अब t=2 सेकंड में क्या होगा, t=2 सेकंड में बंदा यहाँ पहुंच जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और ट्रिजेक्ट्री को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। ठीक है भैया, तो मैं इसको मिटाकर ट्रिजेक्ट्री को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब बॉल आ गई। अब क्या हो गया, यहाँ पर तो 1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन t=2 सेकंड पर ये थोड़ा कर्व आएगा, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है ना, तो पर सेकंड चेंज नहीं हो रही। ये तो समझने का तरीका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और इसमें एम्फेसाइज करूंगा कि t=2 सेकंड पर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड आएगी। यानी कि अब वेलोसिटी के पहले तो बीच में से आ रही थी, लेकिन अब वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इसकी तरफ ज्यादा होगी, इसकी तरफ ज्यादा होगी, तो ये कर्व और ऐसे ऐसा होता जाएगा, ऐसा। और यहाँ पर जो कर्व था वो कैसा होगा, यहाँ पर जो कर्व था वो कुछ इस तरह से होगा। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो कुछ इस तरह से, तो ये कुछ ऐसे करके ट्रेजेक्टरी इसकी आएगी। तो कोई बोलेगा यार यहाँ पे कर्व क्यों बनाया, कर्व इसीलिए बनाया क्योंकि देखो एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है। अब जब मैं 1 सेकंड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो मुझे 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं टाइम को कम कर दूं तो मुझे अलग अलग वेलोसिटी मिलती जाएगी। यानी कि अगर मैं मान के चलो यहाँ पर t=1.1 सेकंड पर देखूं तो तो वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट आएगी, 1 मीटर पर सेकंड थोड़ी ना रहेगी। यानी कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ यहाँ और यहाँ के लिए मैं 1 मीटर थोड़ी ना ले सकता हूँ, इस पूरे के लिए मैं 1 मीटर पर सेकंड थोड़ी ना ले सकता हूँ। यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर कुछ और हो गई पॉइंट 1 के लिए। यहाँ पर जैसे 1 सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड, 1.1 सेकंड के लिए शायद 1.1 मीटर पर सेकंड हो गई हो। यानी कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से होता जाएगा। यहाँ 1 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इनिशियली ऐसे हुआ था, लेकिन ये इसकी तरफ मुड़ता जाएगा, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इसकी तरफ मुड़ता जाएगा। यानी कि ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसे आती जाएगी। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था, डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकता था कि भाई ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ता जाएगा तो जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब जो हमारा जो सेकंड लॉ था न्यूटन का, वो भी यही बोलता है कि भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब जो पिछली कहानी है अभी उसको वही हमने पॉज कर दिया है। हम क्या कह रहे हैं, सेकंड लॉ बोलता है कि एक्सेलरेशन जो है फोर्स के तो प्रोपोर्शनल है और मास के। एक सेकंड, अभी मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। क्या कई जने बोलेंगे भैया सेकंड लॉ तो ये होता है ना, F=dp/dt, यानी कि फोर्स जो है उसके क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि F की वैल्यू आती है ma वेक्टर प्लस b dm/dt। यहाँ पर जो dm/dt वो जीरो हो जाता है क्योंकि मास चेंज नहीं होता मैकेनिक्स के क्वेश्चन में, तो F=ma आ जाता है। ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा उस तरफ ले जा रहा हूँ कि मैं एक्शन, मतलब जो हमारी जो कहानी चल रही है उससे मैं न्यूटन लॉ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें हमें अभी मास तो चेंज होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर उल्टा तो कर नहीं सकता कि मैं dp/dt पे ले आऊं। तो मैं जितना बता रहा हूँ मैं थोड़ा उस तरफ लेना चाह रहा हूँ, उल्टा। यानी न्यूटन लॉ से आप निकालते हैं F=ma, मैं उल्टा निकाल रहा हूँ।
कि जो ये जो हमारा एक्सेलरेशन है वो फोर्स के तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वो कह रहा है यार ऐसे कैसे, समझाओ तो सही। तो मैंने कहा देख, एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में, ये ये स्मॉल एम छोटा है, ये बड़ा एम बड़ा है, ठीक है, या इसको M1 M2 ले लो, M1 और M2। तो M1 छोटा है, M2 बड़ा है, ठीक है। अब ये सेम हाइट पे है ग्राउंड से, ग्राउंड से सेम हाइट पे है, एच एच कोई हाइट है। अब मैंने ना इसको जो एयर रेजिस्टेंस है वो दोनों पे सेम फोर्स लगा रही है, मैंने ये बोल दिया दोनों पे ये जो एयर रेजिस्टेंस है वो सेम फोर्स लगा रही है, तो कौन सा जल्दी आ जाएगा, मेरा सिर्फ इतना हुआ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट बोला कि यार जब दोनों पे एयर रेजिस्टेंस सेम फोर्स लगा रही है तो दोनों सेम सेम टाइम पे नीचे आ जाएंगे। तो उसने कहा भाई तू पागल है क्या, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसकी इसके लिए जैसे ग्रेविटी तो सेम है, ग्रेविटी को अभी नेग्लेक्ट कर दो, वैक्यूम में अभी हमें समझना है। तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स मान के चलो एफ है, तो इसके लिए एफ कितना होगा, मतलब इसके लिए इस पे भी एफ लगा है, इस पे भी एफ लगा है, लेकिन इसके लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ अपॉन M2। इसके लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ अपॉन M1। और यहाँ पर एफ जो होता है वो रिजल्टेंट फोर्स होता है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि भैया दो तीन फोर्स एक साथ लग रहे हों, ये और ये फोर्स मान के चलो नेग्लेक्ट हो रहा, कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, तो हम रिजल्टेंट फोर्स तो देखेंगे, ठीक है। ये भी मैं बीच बीच में थोड़ा साइड बाई साइड लेके जाता रहता हूँ। तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन एफ बाई M2, इसकी वजह से एक्सेलरेशन एफ बाई M1। तो एफ बाई M1 छोटा है तो एक्सेलरेशन 1 बड़ा होगा और एक्सेलरेशन 2 छोटा होगा, यानी इसको वेलोसिटी जल्दी ज्यादा मिल जाएगी, इसको इसकी जो वेलोसिटी वो धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि ये जो है जल्दी पहुंच जाएगा और ये धीरे पहुंच पाएगा, ठीक है। ऐसे में इसको और एक और तरीके से समझा सकता हूँ कि भैया अगर M2, एक सेकेंड भाई यार, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि जैसे M2 है और M1 है, मैं कहूँ कि भैया यहाँ पर ग्रेविटी जो लगाती तो एक्सेलरेशन दोनों को सेम रहता है, अगर मैं फ्री फॉल करा दूं दोनों को एच हाइट से, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, एक्सेलरेशन कितना है जी, लेकिन इस पर फोर्स कितना लगता है, M1 इंटू जी, इस पर फोर्स कितना लगता है M2 इंटू जी, यानी कि सेम एक्सेलरेशन लाने के लिए कम मास है तो कम फोर्स लगाना पड़ता है, और ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसी वजह से एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, ज्यादा मास होगा तो एक्सेलरेशन लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ कि ज्यादा एक्सेलरेशन को भी वो कम महसूस करेगा, दोनों ही बातें सही हैं। ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा एक्सेलरेशन आएगा, कम फोर्स लगाओगे कम कम एक्सेलरेशन आएगा। अगर आप जैसे कोई बाइक जा रही है आपकी, या बाइक, अरे यार मेरे को बाइक नहीं बनानी आती, कुछ इस तरह से मतलब ऐसे कुछ बाइक आ रही है आपकी, अब आपको ये रोकनी है, यानी चेंज इन वेलोसिटी अगर मान के चलो ये 40 मीटर पर सेकंड से आ रही है, तो मुझे इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड कम कर देनी है। अब मैं इस पर डीएक्सेलरेशन लगाऊंगा, यानी फोर्स लगाऊंगा एक तरह से। तो अगर ये फोर्स मैंने ज्यादा लगाया, मान के चलो 40 न्यूटन लगा दिया, तो इस और एक तरफ मैंने 20 न्यूटन लगाया, एक केस में तो 40 न्यूटन लगाया, एक तरफ 20 न्यूटन लगाया, तो 40 न्यूटन के केस में वो जल्दी रुक जाएगी, यानी एक्सेलरेशन जल्दी आ गया उस पर, और जो 20 न्यूटन का केस है उसमें धीरे धीरे, मतलब टाइम ज्यादा लग जाएगा उसको। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसी की वजह से ये कई जने इसको ऐसे लिखते हैं कि भैया के की वैल्यू 1 लिख लो, एफ बाई एम कर लो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे के आएगा, के की वैल्यू 1 लगा देते हैं, यहाँ पर भी के की वैल्यू 1 लगाई थी, तो एफ इक्वल टू एम ए यहाँ से आ जाता है। तो उसने कहा ठीक है चलो आपने इतना बता दिया, हमें आगे बताओ कि भैया न्यूटन का फर्स्ट लॉ कैसे है, ये तो बताओ, तुम सेकंड से ले आए। तो उसने कहा देख यार, न्यूटन का सेकंड लॉ जैसे ही आया
हमने कहा अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि मैं कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा हूँ ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी तो हुई नहीं, यानी कि जो उसके पास पहले वेलोसिटी थी वही रहेगी। यानी कि यही तो वो बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है यानी कि वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 ही रहेगी अगर फोर्स नहीं लगा है। और अगर यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी v जो है नॉन जीरो है, तो v जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हुई नहीं, फोर्स लगाया ही नहीं है। ठीक है भैया, ऊपर थर्ड लॉ क्या हो गया, थर्ड फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो आ गया सर समझ में, लेकिन थर्ड लॉ नहीं है। तो मैंने कहा यार थर्ड लॉ से पहले ना एक क्वेश्चन कर दे भैया, क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ तो बहुत रहा है, उससे पहले मैंने कहा यार एक क्वेश्चन कर दे। और क्या क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह से, मैंने एक तरफ तो लिया है सिंपल पेंडुलम, दूसरी तरफ भी मैंने सिंपल पेंडुलम ही लिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर घुसना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। उससे या फिर उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो कहता है कि भैया न्यूटन का फर्स्ट लॉ तुझे समझ आता है, लेकिन ये बता कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है अप्लाइड वैलिड होता है कि नहीं, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसमें। तो वो कहता है भैया पागल हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही नहीं पता है मुझे क्या होता है, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बताओ। तो मैं कहता हूँ देख, मान के चल ये तेरी रेलगाड़ी चल रही है, ये तेरी रेलगाड़ी में डिब्बे भरे हुए हैं, ये चल रही है, ये यहाँ पर ट्रैक है अपना, इस पर ऊपर चल रही है, ठीक है। अब ये ट्रैक तो रेस्ट पे रहता है, रेलगाड़ी अपना चलती रहती है। अब मैं इस रेलगाड़ी को बोल रहा हूँ कि ये इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तो मैं किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि 40 मीटर पर सेकंड है? मान के चलो अगर मैं यहाँ भाग रहा होता 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो मेरे रेस्पेक्ट में तो ये 38 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, माई रेस्पेक्ट। और ट्रैक ट्रैक रेस्ट पर है, उसकी रेस्पेक्ट में 40 मीटर की रफ्तार से, यानी ट्रैक की रेस्पेक्ट में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि जैसे दिक्कत कब आती है, दिक्कत इस तरह से आती है कि जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर ये बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, और रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई फोर्स ना लगाए। यानी कि अगर मैं रुक गया तो इसकी वेलोसिटी मुझे कितनी दिखाई देगी, 38 से 40 मीटर पर सेकंड दिखाई देगी, यानी मेरे लिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो मैं कहूंगा यार इसकी वेलोसिटी चेंज कैसे हुई जब इस पे फोर्स नहीं लगा तो यहीं पर एक कंफ्यूजन आ जाता है कि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है ना, यहाँ पर ट्रैक ऑब्जर्वर है, ये खुद इंसान जो ऑब्जर्वर है, अगर ये ऑब्जर्वर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, इसने डीएक्सेलरेशन कर दिया अपना, जिसकी वजह से इसको लग रहा था कि भैया ये जो अ, अपनी रेलगाड़ी है उसमें दिक्कत है, ये यार न्यूटन को फर्स्ट लॉ फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसने क्या किया, जो फोर्स ऑफ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का फोर्स या एक्सेलरेशन बोल लो, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर वो जीरो नहीं है। यहाँ पर क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर जीरो होता है, यानी कि जब तक ये चल रहा था तब तक इसके लिए मामला सेट था। लेकिन जैसे ही इसने अपने आप पे फोर्स लगाया, ऑब्जर्वर ने अपने आप पे फोर्स लगाया, या उस पर किसी ने लात मार दी, कुछ भी हुआ हो, ऑब्जर्वर को कोई भी दिक्कत आ गई एक्सेलरेशन में, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाएगा। उसने कहा भाई यार ये तो समझ आ गया, पर यार ये तुमने फ्रेम तो सही बता दी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन ये तो बताओ कि इस प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन कहाँ है? इसने अपने आप पर फोर्स लगाया, तो न्यूटन का लॉ वैलिड क्यों नहीं है? तो उसने कहा देखो इसी चक्कर में हमें एक फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है रेलगाड़ी पे। बोले क्या? देख,
यहाँ पर क्या होता है, मैन है, मैन अपना चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, इसने कुछ डीएसेलरेट करा एक्सेलरेशन ए से, तो ये कुछ इस तरह से हो गया, यानी अब ये 0 मीटर पर सेकंड यानी रेस्ट पर आ गया। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ये तुम्हारा तुम 38 मीटर पर सेकंड था ना, तो इसने अपने आप पर जो है एक्सेलरेशन लगाया इस डायरेक्शन में। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टा करूंगा, मैं दोनों को एक्सेलरेशन गिफ्ट कर दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन गिफ्ट करूंगा, ये रेस्ट पर लगेगा, मुझे रेस्ट पर लगेगा यानी इनर्शियल फ्रेम में पहुंच जाएगा, तो इसको लगेगा कि यार एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी 40 मीटर पर सेकंड। समझ गए? यानी कि अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, बॉडी पर, जो बॉडी है उस पर एक फोर्स लगा दूंगा, उस फोर्स कह दो या फोर्स ही बोल दो, फोर्स हो जाएगा मास ऑफ बॉडी, या एक्सेलरेशन बोल दो यार, एक्सेलरेशन बोल दो, अभी पूरा मिट जाता भाई। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमें लगाना पड़ेगा माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब यहाँ से आप लिफ्ट वगैरह के क्वेश्चन और जो मतलब जिसमें एक्सेलरेटेड बॉडी जो होती है उसकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पर समझ आ गई चीजें? ठीक है, तो अब हम न्यूटन थर्ड लॉ और उससे पहले एक क्वेश्चन हमारा रह गया था उसको और कर लेते हैं। ये अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ये समझाने में मेरी पसीने छूट गए भाई, बहुत दिमाग खराब हुआ था मेरा इसमें। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम सिंपल पेंडुलम ले रहे थे। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक कॉन्सेप्ट समझाना है ट्रेजेक्ट्री का। मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि भैया एक्सेलरेशन की वजह से ट्रेजेक्ट्री पे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ ट्रेजेक्ट्री किससे बनती है। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है कि मोशन कहाँ हुआ है बॉडी का। अब जो मोशन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है कि एक तो इंटरेक्शन किसके बीच में हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ पे है, दूसरा उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, यानी इनिशियल कंडीशन क्या थी, रेस्ट पे था कि चल रहा था कि कुछ तो था उसका, तो इनिशियली वो इनिशियल कंडीशन और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर जाता है। तो यही मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से बताने आया था कि मान के चलो ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये टेंशन है, एक तरफ तो मैंने इसको छोड़ दिया, इस पर वेट लग रहा था, इसको मैंने रेस्ट से यहाँ पर छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, अपना ऑसिलेट करेगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया मैंने, ये जो तुम्हारा, मैंने इसको यहाँ तक लाया, उसके बाद मैंने कुछ पीछे की तरफ इसको वेलोसिटी दे दी, यूं, जैसे यूं मारते हैं ना, तो मैंने यूं करके मारा, तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये अब कौन शेप्ड, यहाँ पर ये कौन कौन की तरह ट्रेजेक्टरी वो बन, मतलब वैसे तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन मैं उस तरह से कह रहा हूँ कि एक कौन की तरह आपको दिखाई दिखाई देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, ये आपको समझ आ गई ट्रेजेक्टरी में, इसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से एलाबोरेट कर दूं कि भैया, क्योंकि प्रॉब्लम में आपको थोड़ा फंस सकते हो आप, इस वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर वेट है, इसका एंगल अल्फा है, इसका भी एंगल अल्फा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, इस केस में मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ डब्लू, यहाँ पर ये अल्फा है ना, तो ये डब्लू साइन अल्फा और ये डब्लू कॉस अल्फा, और इस केस में क्या करता हूँ, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ टी टी कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, टी कॉस अल्फा और टी साइन अल्फा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये स्टूडेंट से पूछा, तो स्टूडेंट भाई सच में घबरा गया कि भाई ये क्या हुआ,
ये तो बिल्कुल डरा के रख दिया मेरे को तो। उसने कहा देख, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। मैं कहा, कैसे? इसमें क्या है, एक्सेलरेशन का पूरा झोल है। देखो, यहाँ पर ट्रेजेक्टरी कैसी है, यहाँ पर कुछ इस तरह से, मैं दोनों तरह से करके देखता हूँ आपको। अगर मान के चलो मैं इसको उल्टी तरह से वो करता, यानी कि मैं टेंशन को यहाँ पर वो कर देता, कंपोनेंट में तोड़ देता, तो ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नीचे जो टी कॉस अल्फा है वो एक तो वेट के बराबर नहीं होगा, यानी कि नीचे कुछ फोर्स लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा भाई? क्योंकि बॉल को अगर सिर्फ यही यही फोर्स मिला तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और इसी डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा तो बॉल ऐसे जाएगी। अब टेंशन जो है, जो स्प्रिंग में टेंशन है, अगर वो इक्वेट कर गई टी कॉस अल्फा वेट के बराबर कर गया, तो बॉल कुछ इस तरह से, ये जो रस्सी है वो चाहे ढीली हो चाहे कुछ भी हो, बॉल कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगी, इस तरह से। ऐसे नहीं कर रही, इस तरह से करेगी। यानी कि अगर मुझे वेट को रिजॉल्व करना है तो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर जो वेट है, मतलब मैं टेंशन नहीं निकाल सकता, मैं सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, पर यहाँ पर क्या होगा, जो वेट है वो ज्यादा होगा टी कॉस अल्फा से, तभी तो वो इस तरह से मोशन कर पाएगा। यानी कि मैं टेंशन तो नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसको सॉल्व कर सकता हूँ। यानी कि ये करना भी पॉसिबल है, लेकिन सही क्या है, रिकमेंडेड क्या है ये? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं टेंशन की वैल्यू निकाल नहीं सकता, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब जो है, जो डब्ल्यू कॉस अल्फा है वो तो टेंशन के बराबर हो गया, और जो डब्ल्यू साइन अल्फा है इसकी वजह से ऐसा मोशन हो जाता है। यहाँ पर मुझे मोशन कराने के लिए क्या करना पड़ रहा था, नीचे जो है डब्ल्यू की वैल्यू इससे बड़ी करनी पड़ रही थी, और जो नेट फोर्स है वो वाई डायरेक्शन में इतना आ रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में टी साइन अल्फा। समझ गए? यानी नेट फोर्स तो वही रहेगा इस डायरेक्शन में, जो नेट फोर्स है वो तो इस डायरेक्शन में रहेगा, एफ रिजल्टेंट। लेकिन मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता टी की वैल्यू, ये दिक्कत। ठीक है, ठीक है सर। तो इसी तरह से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि भैया टी साइन अल्फा जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर माहौल थोड़ा डिफरेंट है, आप समझ तो सकते हो देखो, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, उसके चक्कर में यहाँ पर टी को रिजॉल्व किया है। क्योंकि अगर मैं इसको रिजॉल्व करता, डब्लू को, तो डब्लू तो कुछ नीचे की तरफ आता और एक इधर इधर की तरफ आता। तो ये जो सर्किल है ना, रुको मैं अगले पेज पे समझाऊँ आपको। जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है, यहाँ पर टी लग रहा है, यहाँ पर डब्लू। तो मैं जब इसको डब्लू यहाँ देता, मान के चलो इसको डब्लू साइन, ये अल्फा, ये एंगल है ना, तो डब्लू साइन अल्फा है, यहाँ पर डब्लू कॉस अल्फा है। यहाँ पर भी सेम केस आ जाता, यहाँ पर क्या होता, टी की वैल्यू ग्रेटर होती डब्लू कॉस अल्फा से। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नेट नेट जो होता है वो यहाँ लगना ही चाहिए सर्कुलर मोशन कराने के लिए। यानी कि जो टी माइनस डब्लू कॉस अल्फा है और जो डब्लू साइन अल्फा है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट। वैसे मेरे ख्याल से इसको कर सकते हैं यार, इसको कर सकते हैं, रुकना, मेरे ख्याल से इसको कर सकते हैं। अगर ये अल्फा है तो टी माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा इंटू, यहाँ पर साइन अल्फा आएगा, नहीं फिर कॉम्पोनेंट में टूट जाएगा यार, रुकना, डब्ल्यू कॉस टी माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा,
इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फा, फिर यहाँ पर ये अल्फा एंगल होगा। खिचड़ी है भाई, खिचड़ी तो है, रुक, खिचड़ी तो है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये अल्फा हो सकता है, तो डब्लू साइन अल्फा कॉस अल्फा, कुछ मतलब कुछ तो गड़बड़ है यार। हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, शायद आ जाएगा। डब्लू साइन अल्फा कॉस अल्फा टी माइनस डब्लू कॉस अल्फा इंटू, पता नहीं यार, डब्लू साइन अल्फा इंटू, मतलब इसका रिजल्टेंट आना चाहिए। अब मेरे को दिमाग खराब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है भैया, इतना हो गया, बस इतना ही हमें समझना था। बाकी का देखो, मैं बस ऐसे ही, मेरा मन थोड़ा भटकता रहता है ना, उस वजह से मेरा यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो यही हमें समझना था कि भैया हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं रिजॉल्विंग, बट दिक्कत क्या है, हमारी कैलकुलेशन कहाँ इजी हो गया, हमें ये देखना है। ठीक है, अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो किस वजह से बना था वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं बड़ा हूँ भाई, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बड़ा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे पनिशमेंट देनी होती है, मैं इन बच्चों के बाल पकड़ता हूँ और ऐसे इनको ऊपर उठा लेता हूँ। तो बच्चा कहता है यार आप मेरे बालों से उठा सकते हो, तो मैं अपने आप को बालों से क्यों नहीं उठा सकता। तो इस बात को न्यूटन थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है कि हर फोर्स का पेयर होता है, फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है पेयर में, यानी कि ये जो बच्चा है जब ये अपने आप पर फोर्स लगाएगा तो इसके जो दोनों फोर्स के पेयर होंगे वो इसी पे लग रहे हैं, यानी कैंसिल आउट हो जा रहा है। जैसे मैं पहले आपको थोड़ा अलग समझा देता हूँ। यहाँ पर ये तुम्हारा घोड़ा है, ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, ये घोड़ा जो है इसको ले जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टेंशन लग रही होगी, यहाँ पर कुछ सामान भरा हुआ है, अब ये तो रेजिस्ट कर रहा है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ये रेजिस्ट करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन ये ले जा रहा होगा। अब मैं एक चीज बता दूं, हम चलते किस वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। हम धरती को पीछे की तरफ धकेल देते हैं और धरती हमें आगे फ्रिक्शन दे देती है। हम धरती को पीछे धकेल देते हैं, धरती हमें आगे धकेलती है, उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वजह से हम चल पाते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 2 से ज्यादा होगा तब ये रेलगाड़ी चल जाएगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो तुमने कहा यार ये इसका क्या हुआ, मैंने कहा इसका तो ये रहा ना, फोर्स पेयर बन गया ना, टेंशन टी, तो ये तो फोर्स पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब पेयर में जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दो केस हैं, अगर आप इस पूरी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट मानो तो ये दोनों पेयर सेम ऑब्जेक्ट में उल्टी डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट माना 1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 1 और यहाँ पर टेंशन टी मान लो, आप 2t ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, 2t ले लो, और यहाँ पर ये रेलगाड़ी को अलग सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर 2t कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टेंशन है वो कैंसिल आउट होने का काम नहीं करेगी, अगर आप अलग अलग ले लोगे ना तो क्या करेगी, टेंशन प्रोपेगेट करेगी फोर्स को। कैसे, 2t बराबर है यहाँ पर इसके, और इसकी वजह से ये जो तुम्हारा 2t है वो फ्रिक्शन फोर्स 1 के बराबर है, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स, ये जो बॉडी है इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक सेकेंड, सॉरी 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 भाई, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, रेस्ट पे थोड़ी ना है ये, मैं इक्वेट कैसे कर रहा हूँ, रेस्ट पर होती तो मैं इक्वेट कर सकता था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है कुछ, तो यानी ये बॉडी मूव कर रही है, मूव क्यों कर रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 से ज्यादा है, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 -2t है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है, m1 इंटू a1। दूसरा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2
2t माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2 जो है वो m2 इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। यहाँ से भी सेम ही आंसर आता है, यहाँ से भी सेम ही आंसर आता है। बस दिक्कत क्या होती है, ये जो 2t है वो कैंसिल होके सेम ही आंसर देता है कि भैया जो नेट फोर्स है वो तो यही लग रहा है। नेट फोर्स कितना है, FF1 माइनस FF2 अपॉन नेट मास कितना है, m1 प्लस m2। यहाँ से भी सेम आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे यहाँ पर क्या आएगा, m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो एफ ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 1 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से भी सेम ही आ रही है और वहां से भी सेम आ रही थी। तो टेंशन ने क्या किया, टेंशन के पेयर ने फोर्स को प्रोपोगेट कर दिया, ठीक है। यानी कि ये जो बंदा है ये अपने आप को क्यों नहीं उठा पा रहा, क्योंकि सेम जो पेयर है, फोर्स के पेयर वो सेम ही बॉडी पे अकर कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं इस वजह से। अच्छा, फोर्स पेयर में एग्जिस्ट क्यों करता है ये भी बता दूं, क्योंकि हम जब फोर्स लगता क्यों है, इस पर चले जाओ, फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि इंटरेक्शन होती है दो बॉडीज के बीच में। अब जब इंटरेक्शन हो रही है तो फोर्स एक बॉडी पे लगेगा, दूसरी बॉडी पे लगेगा। यहाँ पर सिस्टम अगर मैं इस पूरे को मान रहा हूँ, इस पूरी को सिस्टम मान रहा हूँ, तो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, लेकिन मैं अगर पूरी बॉडी को एक ही बॉडी मान रहा हूँ तो वैसे तो फोर्स पेयर में एग्जिस्ट कर रहा था अलग अलग बॉडी पे, मेरा हाथ मेरा अलग बॉडी है, सिर मेरा अलग बॉडी है, लेकिन अगर मैं पूरी को सिस्टम ले लूं तो ये दोनों बन जाते हैं इंटरनल फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स और बालों पर लगने वाला फोर्स, जिसकी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्योंकि मैं पूरी ऐसे उठाना चाह रहा हूँ ना, ऐसे उठाना चाहूंगा तो ये पूरा मुझे सिस्टम लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये दोनों इंटरनल फोर्स बन जाते हैं। और फोर्स एग्जिस्ट पेयर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये आपको कहानी समझ में आ गई तो भैया ये तो मेरा पर्सनल मामला था, ये मैंने खुद, पहले मैं समझता हूँ, पहले समझाने से पहले खुद समझना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।